नमस्कार दोस्तों, आप सबका देव क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार देव। ठीक है, आप सबके लिए आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पॉलिटिक्स का भारतीय संविधान को हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ा है। आप प्रस्तावना को पढ़ चुके हैं, मूल अधिकार को पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा है और मूल कर्तव्यों को पढ़ा है। अब हमारा 5वां टॉपिक क्या है? संघीय कार्यपालिका। ठीक है, संघीय कार्यपालिका। तो मैं आपको एक थोड़ा सा वैसे रिवीजन बताता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। संघीय कार्यपालिका में हमें पढ़ना होता है राष्ट्रपति के बारे में, और सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि इसका वर्णन संविधान के भाग 5 में अध्याय 1 क में किया गया है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और भारत के महान्यायवादी के बारे में। तो 4 लोगों के बारे में पढ़ना है और हम लोग कम से कम इसे 3 वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहला सवाल हम लोगों की स्क्रीन पर होता है। मैं इसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसलिए बनाता हूँ कि ताकि आपको याद करने में और पढ़ने में बहुत आसानी हो। ठीक है, नहीं तो और चैनल की तरह क्या हो कि हम लोग बुक को सीधा उठाएं और बकते चले जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। इसे 2 बार आप रिवीजन करिए, आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें कितने वर्गों में बांटी गई हैं? तो इस समय वर्तमान में आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें सरकार के कार्यपालिका और विधायिका अंगों के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार में बांटी गई हैं। मतलब 2 तरह की सरकारें हमारे यहाँ पाई जाती हैं विश्व में। पहला क्या होगा? जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं उसमें संसदीय सरकार होगी, या दूसरा क्या होगा? अध्यक्षात्मक सरकार होगी। और दोस्तों कुछ देशों में क्या होता है, एक सामूहिक सरकार भी होती है जिसमें 7 से 8 लोगों का ग्रुप होगा और वो पूरे शासन को चलाते हैं। और उसमें अध्यक्ष क्या है, एक निश्चित कार्यकाल के बाद सभी बदलते रहते हैं। ये 7 से 8 लोगों का जो समूह होगा वो कुछ कुछ महीने के अंतराल पर बदलता रहता है। ठीक, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? संसदीय सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार। अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार की अध्यक्षात्मक व संसदीय व्यवस्था क्या है? ठीक, इसके बारे में समझें। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जबकि सरकार की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। जैसे अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो वहाँ विधायिका पर जो है कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, तो हमारे यहाँ विधायिका पर निर्भर होगा। जो भी नियम विधायिका बनाएगी उसी के आधार पर कार्यपालिका कार्य करेगी। ठीक, आगे देखते हैं। संसदीय सरकार को कौन कौन सी उपमा दी जाती है? अब हमें ये पढ़ना है कि संसदीय सरकार को कौन कौन सी संज्ञा दी जाती है, क्या क्या नाम से उसे जाना जाता है। तो देखते हैं। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार अथवा सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप कहा जाता है। 3 नाम। कैबिनेट सरकार मतलब इसे कैबिनेट मंत्री चलाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? कैबिनेट सरकार। उत्तरदायी सरकार क्योंकि लोकसभा का क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व तो होता है। और सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी इसे कहा जाता है। जबकि अध्यक्षात्मक सरकार को गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय और निश्चित कार्यकारी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में अब आते हैं कि जैसे 2 प्रकार की सरकारें हैं, तो हमारे भारत में कैसी शासन प्रणाली होगी इसके बारे में बात करें। तो
भारत में कैसी शासन प्रणाली अपनाई गई है? भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अतः भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। वास्तविक शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा? मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब है कि उसे सिर्फ नाम मात्र का वो क्या है? मालिक है। कार्य किसके आधार पर होता है? मंत्रिपरिषद के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किसके समान है? अब देखिए, हमें पता है भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है। ठीक है। किंतु जहां ब्रिटिश सम्राट का पद वंशानुगत है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। डायरेक्टली नहीं होता दोस्तों, इसमें चुनाव क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन वहाँ क्या है? वंशानुगत है। हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है। आगे देखते हैं। अगर कोई दोस्तों कंफ्यूजन होगा तो उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। संविधान का कौन सा भाग संविधानीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो अब हम लोगों का यहीं से क्वेश्चन बनना पूरी तरह से स्टार्ट होगा। मैंने अभी बताया भी कि संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 5 का अध्याय 1 और अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का विवेचना करता है। फिर से समझें, संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 5 का अध्याय 1 का क, ठीक है, अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका के बारे में है। ठीक है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के महान्यायवादी संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और यही मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इन्हीं का अध्ययन हमको करना है। ठीक। अब देखते हैं कि हमारे देश के लोकतंत्र का आधार क्या है। भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या है? तो कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ हैं। यानी हमारे यहाँ 3 आधार स्तंभ क्या हैं? कार्यपालिका, न्यायपालिका और आप कहें विधायिका। जहाँ पे विधायिका का कार्य क्या होगा? माने इसी पर हमारे देश की शासन प्रणाली टिकी है। जहाँ विधायिका का प्रमुख कार्य विधि निर्माण करना है, वहीं कार्यपालिका इन विधियों के अनुसार शासन का संचालन करती है। मतलब जो विधायिका नियम बनाएगी उसी के आधार पर शासन कौन चलाएगा? कार्यपालिका। और तथा न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्याय देना। मतलब अगर कहीं किसी के मूल अधिकार या उस नियम का उल्लंघन होता है तो न्याय का कार्य कौन करेगा? न्यायपालिका। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष आया। तो आपको बता दूं, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। और वैसे भी देखें तो देश का प्रथम नागरिक, और आप क्या कहेंगे कि देश का प्रधान या मालिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति। जितने कार्य होंगे सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 53 में। ठीक है, 53(1) में। अब जैसे देखते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से। ठीक, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है। राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होती हैं। अनुच्छेद 58 अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं दी गई हैं, जो निम्न हैं। पहला क्या हो, वह भारत का नागरिक हो। लेकिन ये बात याद रखना है कि भारत में जन्मा नागरिक हो ऐसा नहीं है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, उसका जन्म चाहे जहाँ हुआ हो। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वह लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो। कभी कभी क्या है कि उसमें दे देता है संसद का, तो संसद मत समझिए, क्योंकि राज्यसभा की नहीं, उसके अंदर किसकी योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की। ठीक, और ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो मंत्रियों का पद होता है वह लाभ का पद नहीं होता है। हालांकि हमारे यहाँ लाभ के पद की स्पष्ट परिभाषा अभी तक नहीं दी गई है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। तो इसके पहले आप फिर से एक बार रिवीजन करें, राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 58 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक, अब जैसे वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लगेंगे, लेकिन ऐसा न हो, इसके लिए एक नियम बनाया गया कि उसमें अनुमोदन होना चाहिए और व्यक्ति का नाम लोकसभा के सदस्यों द्वारा क्या है, प्रस्तावित भी होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित व अनुमोदित होना चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित, 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, 1997 की पूर्व यह संख्या क्या थी, 10-10 थी, मतलब 10 लोग प्रस्तावित करें और 10 लोग क्या है, अनुमोदित करें। लेकिन इसमें एक समस्या ये आने लगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस चुनाव को लड़ने लगे, तो इसीलिए इस संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 50-50। ठीक, आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि कितनी है। तो राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है, जो पहले 2,500 रुपये थी। ज्ञातव्य है कि 1997 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम में संशोधन करके यह राशि बढ़ाई गई। यदि किसी, नोट पॉइंट देखें, यदि किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न किया गया तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य हो सकता है। तो राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व इनका सदस्य है तो पद ग्रहण की अवधि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जाएगा। मतलब वह संसद का भी सदस्य नहीं होगा और विधानमंडल का भी किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर है तो निर्वाचन के बाद उसका रिक्त स्वतः क्या मान लिया जाएगा, उसका स्थान रिक्त है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 59 में ऐसा कहा गया है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्य है अथवा नहीं, तो अनुच्छेद 57 में ध्यान रखें, अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन योग्य है, किंतु कितनी बार इस पर संविधान क्या है, मौन है। इसका वर्णन नहीं किया गया है कि कितनी बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जा सकता है। हालांकि अभी तक भारत में केवल प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका चयन 2 बार हुआ है। अमेरिका में यह नियम है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार केवल चुना जा सकता है।
आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो राष्ट्र अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे। संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है। और अगला है 70वें संविधान संशोधन द्वारा, इसके पहले नहीं था, 70वां संविधान संशोधन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य और 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली व पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी शामिल किया गया। ठीक है। और हाल ही में एक बात और ध्यान रखें, अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सदस्यों को भी शामिल किया जाने लगा है। ठीक, आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में देखिए कौन कौन नहीं शामिल होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं शामिल होंगे तथा राज्य विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।